नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कोल्डीवा और ऑप्शन डी है बेलारी। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से मिले हैं, जो लगभग 7,000 वर्ष पुरानी है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार मेहरगढ़ के स्थान पर अब लहुरदेवा, जो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो लहुरदेवा नहीं है तो इसमें मेहरगढ़ को ही हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1922। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 1930 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अब्दुल कलाम आजाद ने की थी दिल्ली में, और 1923 के काकड़ी नादा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, और 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी गया में। ओके, और 1925 में 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी कानपुर में, तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सैंदोस स्थल से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालिंगबंगा और ऑप्शन डी है हड़प्पा। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के साथ संधि, ऑप्शन सी है होम रूल से अलगाव और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वराज की मांग। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 तक बना रहा। ओके, और दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या लीग कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1916 के लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म में है और दूसरा कथन है जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। संलेखना पद्धति का उल्लेख जो है वो जैन धर्म में है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, ऑप्शन सी है भुखमरी तथा अकाल का प्रसार और ऑप्शन डी है तिब्बत का अभियान। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। ओके, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अतः वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन उग्र के पनपने का मुख्य कारण था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, और दूसरा कथन है जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जौना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम है, ना कि गयासुद्दीन तुगलक के। तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करता है। दूसरा है, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। और उनके मांगों में भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना आदि शामिल थे। और रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में नहीं शामिल था। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, और कारण में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है, ए गलत है और आर सही है, और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। 1829 ईस्वी में धारा 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस अधिनियम की अगुवाई जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो को सुमेलित करें तथा सूचियों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन, सूची दो। राम प्रसाद बिस्मिल, शूरसेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, चटगांव सशस्त्रगार, अलीपुर बम मामला। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में सजा सुनाई गई थी। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। चटगांव अरमारी रेड की स्थापना सूरसेन दा या मास्टर दा ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो तीन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अरविंद घोष का संबंध जो है वो अलीपुर बम मामला से है। तो इस बार सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सजा सुनाई गई थी। तो इस बार डी का वर्ड से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो तीन चार एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बरनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था। दूसरा है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तीसरा है, यह तारीख-ए फिरोजशाही का लेखक था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो और तीन, और ऑप्शन डी केवल एक और तीन। जियाउद्दीन बरनी का जन्म जो है वो बुलंदशहर में हुआ था, ना कि गोलकुंडा में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जियाउद्दीन बरनी जो है वो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और यह जो है तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांगीरी का लेखक था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। तो इस बार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। पहला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दूसरा है दीन पनाह, तीसरा है फिरोज शाह कोटला नगर और चौथा है अलाई दरवाजा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला नगर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। और दीन पनाह जो है वो हुमायूं ने बनवाया था। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना था, फिर अलाई दरवाजा हुआ था, फिर फिरोज शाह कोटला नगर का निर्माण हुआ था, फिर दीन पनाह का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। तो इस कारण इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करें। पहला है प्रांतों का गठन, दूसरा है घोड़ों को दागना, तीसरा है मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन और चौथा है जजिया की समाप्ति। अकबरकालीन घटनाओं का कालक्रमानुसार जो है वो इस प्रकार है। जजिया की समाप्ति जो है वो उसने 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी, 1564 में। ओके, और घोड़ों को दागने का प्रथा जो है वो 1574 में, 1574 में घोड़ों को दागने का प्रथा चलाया था। ओके, और प्रांतों का गठन जो है वो 1580 में, प्रांतों का गठन जो है वो प्रांतों का गठन 1580 में। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन जो है वो 1575 में, 1575। तो इस प्रकार सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति हुई थी, तो इसका और घोड़े को दागना, उसके बाद फिर मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, फिर प्रांतों का गठन। तो इस प्रकार इसमें 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन है एक आर राजकुमार और एक काबलियाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन बी प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भंसिदियों के बारे में, और ऑप्शन डी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिंसिदियों के बारे में उल्लेख है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अथर्ववेद में सभा विवाह समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, और दूसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में विदित का उल्लेख नहीं मिलता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। सभा जो है वो वृहद या अभिजात लोगों की सभा है, इसमें मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और समिति जो है वो समांतर जनता की प्रतिनिधि सभा थी और यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर वैदिक काल में विदित का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिश नहीं थी? ऑप्शन है नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार की मांग, ऑप्शन बी है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक रहेगी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में नहीं थी, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। और कारण में कहा जा रहा है कि मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास करेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है और आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सत्य है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने की बात कही और 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान भी किया था। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और अंग्रेजी शिक्षा से सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क मिलने वाले थे, जिससे उनके प्रशासनिक कार्य अच्छे से हो सके। इसका भारत के वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास में कोई भूमिका नहीं थी। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल कथन सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाकर जजिया कर पुनः लगाया और हिंदू विरोधी कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो मुगल शासक अकबर ने 1575 में किया था। 1575 में, 1575 में। ओके। शाहजहां का काल जो है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण का काल कहा जाता है और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण का काल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मसबदारी संख्या की सर्वाधिक संख्या जो है वो औरंगजेब के काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एटाल प्रवाल भित्ति क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत में लक्षद्वीप जो है वो प्रमुख एटाल प्रवाल द्वीप है। घोड़े के नाल अथवा मुद्रिका के समान वाले प्रवाल को एटाल प्रवाल कहते हैं। ऐसी प्रवालों के बीच लैंगून पाई जाती है। ओके। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। एटाल प्रवाल भित्ति जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी है ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑप्शन सी है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड यानी गेल द्वारा किया जाता है। तो इस कार्य इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है केरल, दूसरा है मुंबई, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा है उड़ीसा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग 20 मई को आता है। ओके। और इसके पश्चात 1 जून को केरल में, 9 जून को मुंबई में तथा 10 जून को उड़ीसा में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है वो पहले अंडमान निकोबार में आता है, फिर केरल में, फिर मुंबई में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? पहला आईटीसी जेड, दूसरा है जेट स्ट्रीम, तीसरा है अल और चौथा है लानिनो। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में आईटीसी जेड, जेट स्ट्रीम, हेडली चक्र, दक्षिण वकार, अल और लानिनो है। तो इस प्रकार इसमें ये चारों जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है?
ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से। ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो अपनी अधिकांश वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो इस कार्य इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब का निर्माण होता है एवं वहां से पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इसे शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। इसी मानसून से तमिलनाडु राज्य के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इस कार्य इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और दूसरा कथन है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। और तीसरा कथन है प्रतिवर्ष जलोढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जलोढ़ या दोमट मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। तो इस कारण जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जलोढ़ या दोमट मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और प्रतिवर्ष जलोढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो इस कार्य जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन है उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उगाई जाती है। और इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची दो से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन में परियोजना, सूची दो में नदी। चमेरा परियोजना, दुलस्ती परियोजना, तिपाई मुख परियोजना, तरैया परियोजना। चेनाब, रावी नदी, बराकर, बराक। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और दुलस्ती परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। और तिपाही मुख परियोजना जो है वो बराक नदी पर मणिपुर में स्थित है। तो सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। ओके। सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तिलैया परियोजना जो है वो बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। तो डी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची दो से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन में खनिज और सूची दो में स्थान। मैग्नीज, हीरा, तांबा, आभ्रक। पन्ना, छिंदवाड़ा, बेल्लारी, हजारीबाग। भारत में मैग्नीज का उत्पादन जो है वो बालघाट, बेल्लारी, सिमोगा, चित्रदुर्ग, विशाखापट्टनम आदि स्थानों पर होता है। तो इस प्रकार इसमें ए का तीन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। बेल्लारी में मैग्नीज का उत्पादन होता है। और भारत में हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना प्रमुख क्षेत्र है। तो बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और भारत में तांबे के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र जो है वो मुसाबनी, खेताड़ी, छिंदवाड़ा और बालघाट आदि हैं। तो इस प्रकार सी का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और भारत में आभ्रक जो है वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में से प्राप्त होते हैं। और इसे हजारीबाग से प्राप्त होता है आभ्रक। तो डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में गैस विद्युत परियोजना और सूची 2 में अवस्थिति। कवास, औरैया, कैथलगुड़ी, मैथान। उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, असम। कवास विद्युत परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। औरैया जो विद्युत परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कैथलगुड़ी विद्युत परियोजना जो है वो असम में स्थित है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और मैथान जो है वो झारखंड में स्थित है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में एल्युमिनियम कंपनियां और सूची 2 में अवस्थिति। बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम। हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट, रेनकुट। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना जो है वो 1965 को कोरबा में हुई थी, कोरमा में की गई थी, तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और हिंडन कंपनी की एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के रेनकुट यानी सोनभद्र में स्थापित किया गया था, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की 2 एल्युमिनियम इकाई हीराकुंड और जलीपुर में स्थापित की थी, तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो ए 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की उड़ीसा के कोरापुट जिले में की गई थी, तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघर्षण क्रिया क्या है? ऑप्शन ए रेत के कणों का बहना, ऑप्शन बी कठोर पदार्थों को काटना, ऑप्शन सी पदार्थों का रूप परिवर्तन करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अपघर्षण जो है वो अपरदन का एक प्रमुख कारक है। जब अपरदनकारी कारक अपने साथ चट्टानी, मालवे व चूड़ को बहाकर ले जाती है, तो ये पदार्थ धरातली शैलों का घर्षण कहलाता है, जिसे अपघर्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। अपघर्षण क्रिया जो है वो कठोर पदार्थों को काटना होता है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में समुद्री बंदरगाह और सूची 2 में राज्य। अलेप्पी, एन्नोर, पारादीप, काकीनाड। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। केरल में स्थित प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो है वो कोची, कोचिकोड, अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि प्रमुख है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अलेप्पी जो है वो केरल में स्थित है, बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है। और तमिलनाडु में स्थित प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो है वो चेन्नई, एन्नौर है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। तमिलनाडु में एन्नौर समुद्री बंदरगाह स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित प्रमुख बंदरगाह है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और कनाडी बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। पहला है नीलगिरी, दूसरा है कार्डामम, तीसरा है पलानी और चौथा है अन्नामलाई। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर में क्रम जो है वो कार्डामम, अन्नामलाई, नीलगिरी और पलानी है, तो इस प्रकार इसमें 2 4 3 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी पीला सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर और ऑप्शन डी लाल सागर। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया की एक झील है, जिसे अपने वृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। कैस्पियन सागर जो है वो अन्य से भिन्न है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 और 3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागर बेसिन को शामिल किया जाता है और द्वितीय श्रेणी उच्चावच में पर्वत पठार मैदान ज्वालामुखी अवजात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों के अध्ययन हेतु पृथ्वी के अंतर्जात प्रक्रमों के रूप में तथा क्रियाविधि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां सिल व डाइस किस प्रकार की चट्टाने से बनती हैं? ऑप्शन ए बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान, ऑप्शन सी अंतर्वेदी पताली चट्टान और ऑप्शन डी है जैव अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां सिल व डाइस जो है वो अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान से बनती हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रमुख गर्त महासागर। ऑप्शन ए इल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी प्लूटोकियो गर्त और दक्षिण अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है सुंडा गर्त हिंद महासागर। एलुसियन गर्त जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो कथन ऑप्शन ए है वो सही है और टोंगा गर्त जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और प्यूटोरिको गर्त जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एल तरंगों की खोज एच.डी. लव विद्वान ने की थी। दूसरा कथन है भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अभिकेंद्र पर होती है और तीसरा कथन है एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पी.एस.एल तरंगे, ओके, एल तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, उन्हें धरातली तरंगे कहा जाता है। एल तरंगों की खोज जो है वो एच.डी. लव विद्वान ने की है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता जो है वो भूकंप अभिकेंद्र पर होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो और तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चावल की कृषि विश्व में 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है और दूसरा कथन है चावल में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में वर्ष में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं और तीसरा कथन है चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी केवल 1 और 3। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र तथा समुद्री तटीय भाग में चावल बोया जाता है। भारत में असम व पश्चिम बंगाल में वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ना कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और चावल की कृषि के लिए विश्व में 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जहाज निर्माण कारखाने और सूची 2 में केंद्र। कोची शिपयार्ड लिमिटेड, माझवा या डाकयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डाकयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, कोची। कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो केरल के कोची में स्थित है। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और माझवा डाकयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। तो सी का बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और हुगली डाकयार्ड लिमिटेड जो है वो कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जापान
टाइफून, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, हरिकेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली, और ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी चक्रवात। विली विली उष्ण चक्रवात जो है वो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर आते हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। विली विली जो है वो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर आते हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है डोलेराइट, ऑप्शन सी है पेग्मेटाइट, और ऑप्शन डी बेसाल्ट। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय लावा के पृथ्वी की सतह पर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बाह्य या बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट एक बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यापारिक व पछुआ पौने कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं, और दूसरा कथन है स्थानीय पौनों की एक निश्चित दिशा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। व्यापारिक तथा पछुआ पौने जो है वो कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और स्थानीय पौने किसी विशेष जलवायु या तापमान की दिशा के आधार पर एक निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं, तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इटली का एटाना ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और दूसरा कथन है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और तीसरा कथन है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृतक ज्वालामुखी का उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इटली का एटाना ज्वालामुखी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ना कि सुसुप्त ज्वालामुखी का, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इटली का विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी जो है वो मृतक ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सियाल प्रत की प्रकृति अम्लीय होती है, दूसरा है सीमा प्रत की प्रकृति क्षारीय होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सीमा परत में ज्वालामुखी मैग्मा की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और सियाल पर्वत में ग्रेनाइट व निस्सैल अधिक पाए जाते हैं, अतः इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। दूसरा कथन है, उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून धारा प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ग्रीष्मकालीन ऋतु में हिंद महासागर में पश्चिमी मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होने से दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जबकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्तर से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून जलधाराएं जो है वो प्रभावित होती हैं, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है? जलसंधि, उपनाम या विशेषता। ऑप्शन ए जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी बाब अल मानदेव आंसुओं का द्वार, ऑप्शन सी है डोवर विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि, और ऑप्शन डी है पाक जलसंधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो स्पेन व मोरक्को के बीच है, और यह भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार तथा बाब अल मंदेव जलसंधि जो है वो आंसुओं का द्वार कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें एक और दो जो है वो सही है इसमें। ओके, और
पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। तो इसका जो कथन ऑप्शन डी है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि है, ना कि डोवर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो असंगत है, वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि है, ना कि डोवर। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लू नील व श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर होता है। दूसरा है, ओरनीको नदी वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा है, वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ब्लू नील व श्वेत नील नदी का संगम जो है वो उत्तरी सूडान के खार्तूम नगर पर होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और ओरनीको नदी जो है वो वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है, जो वेनेजुला और कोलंबिया में प्रवाहित होती है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है, ना कि भूमध्य सागर में। तो इसका जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो, दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है, तब पृथ्वी पर निम्न ज्वार आते हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। जब सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब दोनों की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से कार्य करती है, जिसके कारण ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इसे वृहद ज्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा एक समकोण स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार आते हैं। ये प्रत्येक माह के सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।